नमस्कार दोस्तों, कल हमने देशांतर निकालने के बारे में चर्चा की थी, अक्षांशीय रेखाओं के बारे में चर्चा की थी, अक्षांश के बारे में चर्चा की थी और सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किसकी, स्थानीय समय की चर्चा करने जा रहे हैं। क्या स्थानीय समय की चर्चा करने जा रहे हैं। आपको देशांतर समझ आ गया होगा तो आपको स्थानीय समय भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो किसी स्थान पर क्या सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय, यानी कि सूर्य की स्थिति पोजिशन के, जब जैसे बुजुर्ग कहते हैं ना कि भाई हाँ अब तो 4 बज गए, हाँ अब तो 3 बज गए, तो वो सूर्य की स्थिति की समय ज्ञात करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, हम स्थानीय समय कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक ही देशांतर पर कितने भी, जैसे कोई भी एक देशांतर सीधी देशांतर रेखा है उस पर सभी स्थानीय समय क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। क्या, सभी स्थानीय समय, अगर यहाँ पर 5 बजे हैं तो यहाँ पर भी 5 बजेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 बजे हैं तो यहाँ पर भी 6 बजेंगे, यहाँ पर 7 बजे हैं तो यहाँ पर भी 7 बजे। लेकिन एक जैसा तथा पूर्व से पश्चिम में हर देशांतर समय अलग अलग होता है, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक समय बढ़ता जाता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व बढ़ता जाता है और पूर्व से पश्चिम समय घटता जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी एक स्थान से 1 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं तो उस समय स्थान में 4 मिनट जोड़ देते हैं। तो क्या है कि अब तुम्हारा बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, फिर क्या होता है, काम घोड़ दौड़ हो जाए, यानी कि ऊट पटाक सा काम हो जाता है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये अगर एक देशांतर पर कोई रेखा है ना तो वो क्या कहलाएगी, एक देशांतर पर जितने भी देश है, जितने भी राज्य हैं या जितने भी जिले हैं, उनका सभी का समय क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा। अगर पूर्व से पश्चिम कोई देशांतर जा रहा है, यहाँ पर पूर्व में है और यहाँ पर पश्चिम में है, तो क्या होगा, तो जब हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है, पूर्व की ओर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो उसमें 4 मिनट जोड़ देंगे। जैसे मैंने माना कि अब जैसे मैं 23 डिग्री पर खड़ा हूँ, क्या 23 डिग्री पर खड़ा हूँ और मुझे 24 डिग्री पर जाना है, 24 डिग्री पर जाना है, किस ओर, पूर्व की ओर जाना है, तो मुझे फिर क्या 4 मिनट में क्या हो जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 6 बजे, यहाँ पर खड़ा हूँ 6 बजे, तो 24 डिग्री पर मैं कितने बजे पहुँचूँगा, 6:04 पर पहुँचूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका स्थानीय समय हो गया। क्या, स्थानीय समय हो गया, यानी कि जब हम पश्चिम से पूर्व में जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री में हम क्या जोड़ देते हैं, 4 मिनट जोड़ देते हैं। क्या, 4 मिनट जोड़ देते हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपको कल भी बताया थी कि 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 मिनट जोड़ देते हैं, ये क्या कहलाता है, आपका स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपका आ जाता है प्रमाणिक समय। क्या होता है, जो देश के मध्य भाग से गुजरने वाला देशांतर रेखा, यानी कि कोई भी, हमारा देखो भारत है, हमारा क्या है, भारत है, थोड़ा सा मैप जैसा भी मतलब वैसा बना रहा हूँ मैं। अब ये हमारा भारत है, ठीक है, अब इसमें मध्य से गुजरने वाला कोई भी देशांतर रेखा है। ठीक है, मध्य से गुजरने वाली कोई भी देशांतर रेखा है। ठीक है, कौन सी भी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो उस मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के मध्य से ही क्या किया जाता है, मानक समय निश्चित किया जाता है। जैसे कि हमारा मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है, हमारा निश्चित समय क्या है, 82.5 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो इस रेखा से निर्धारित किया गया, यानी कि मध्य रेखा से गुजरने वाली, यानी कि देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया गया समय क्या कहलाता है, आपका प्रमाणिक समय कहलाता है। और हमारे देश का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री, यानी कि हमारी जो ग्रीनविच रेखा है, इस देशांतर रेखा है, इससे हमारा जो समय है वो कितना, जो मानक समय है वो कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 डिग्री आगे है, 5.5 घंटे आगे है। सॉरी, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 5.5 डिग्री, 5.5 मिनट, 5.5 घंटे सॉरी आगे है। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा इस देशांतर से हमारे भारत का जो मानक समय है वो कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 घंटे आगे है। कोई दिक्कत आई क्या,
कोई दिक्कत नहीं। उसके 5.5 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 82.5 डिग्री में आप मान लो आपका उत्तर निकल जाएगा, उतना ही आएगा, 5.5 घंटे ही आएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 82.5 डिग्री तक हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, भारत का मानक समय 5.5 घंटा हो जाएगा, यह हम कह सकते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, तो प्रमाणिक समय क्या होता है, किसी देशांतर भारत के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, प्रमाणिक समय कहा जाता है। ठीक है, उसी से क्या निश्चित किया जाता है, प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है। और हमारे जो भारत का प्रमाणिक समय वो कितना है, 82.5 डिग्री है। यह हम इसे क्या कह सकते हैं, 5.5 घंटा आगे है। कितना, 5.5 घंटा आगे, क्योंकि अब जब 1 मिनट के अंदर 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होती है, तो आप जोड़ दो 82 डिग्री के अंदर कितना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और 5.5 घंटे आपका वही उत्तर आ जाए। तो ग्रीनविच रेखा मैंने आपको कल बताई थी कि किसे कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। उसी देशांतरीय रेखा को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रमाणिक समय आपको समझ आ गया होगा। वापिस रिवाइव करके वीडियो को देख लेना अगर समझ नहीं आया तो। अब आती है हमारे कि भूमध्य रेखा क्या है। भूमध्य रेखा क्या है, मैंने कल भी चर्चा बताई थी, अभी बता देता हूँ। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, आपकी 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई ये काल्पनिक रेखा आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है। और इसमें सूर्य की स्थिति की बात करें, जब ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका क्या है, सूर्य है, और जब इसकी किरणें सीधी पड़ेगी, क्या, जब इसकी किरणें भूमध्य रेखा पर, ठीक है, जब इसकी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तो क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, दिन में क्या परिवर्तन होगा, उसके बाद में जो ऋतुओं में क्या परिवर्तन होगा, इसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, कि सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगी। तो जब सूर्य की किरणें पड़ती कब है, पहले तो हमें यह ध्यान रखना है, तो 21 मार्च व 23 दिसंबर को, 21 मार्च व 23 दिसंबर को क्या है, सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ती है, आपके भूमध्य रेखा पर पड़ती है। उस समय क्या होता है, रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वो समय और ऋतु कौन सी होती है, आपकी वसंत ऋतु होती है। कौन सी होती है, वसंत ऋतु होती है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा कि जब सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है या पड़ती है, तो उस समय कौन सी ऋतु होती है, तो वसंत ऋतु होती है। यह आपको पूछ लिया जाए कि सूर्य की भूमध्य रेखा पर, कि सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर कब पड़ती है, तो ध्यान रखना 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। ठीक है, कब, 23 सितंबर को पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में भूमध्य रेखा समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, जो मैंने कल आपको बताया भी था, और बता देता हूँ। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इसमें आपको बता देता हूँ मैं सूर्य की स्थिति में, तो सूर्य की स्थिति क्या रहती है इसमें, तो मैंने बताया कि जब सूर्य की किरणें लंबवत, पहली बात पड़ती कब है, तो पहली बात को ये ध्यान होना चाहिए कि सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती कब है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरणें, और उस समय क्या होते हैं, रात और दिन बराबर होते हैं और वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा होती क्या है, कौन सी होती है, तो भूमध्य रेखा से मैंने आपको कल बताया था, भूमध्य रेखा से 23 डिग्री ऊपर जाने पर, 23.5 डिग्री ऊपर की जो अक्षांशीय रेखा है, ऊपर की जो अक्षांशीय रेखा है उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और ये कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती है, जून में पड़ती है, क्योंकि मार्च के बाद में धीरे धीरे सूर्य क्या ऊंचा, यानी कि सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत ऊंची चलने, वो सूर्य ऊपर होने उठता लगता है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा की ओर जाने लगता है अप्रैल, मई और जून के अंदर सूर्य की किरणें फिर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, किस पर, कर्क रेखा पर। ठीक है, सीधी कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। और कब पड़ती है, 21 जून को। ठीक है, तो मार्च में आपके कहाँ पड़ेगी, मार्च में आपके पड़ती है भूमध्य रेखा पर। और उसके बाद में सूर्य की किरणें कहाँ चली जाती है, सीधी लंबवत किरणें कहाँ से, जून के अंदर कहाँ चली जाती है, आपकी कर्क रेखा पर। कहाँ पर, कर्क रेखा पर। और उसके बाद में उस समय
ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और रात क्या होती है? दिन क्या होते हैं आपके? बड़े। और रात क्या होती है आपकी? छोटी होती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? बस मेन बात यही है कि क्वेश्चन को ध्यान रखना आपको कि कर्क रेखा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। ठीक है, ऋतु कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। और दिन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और रात कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका राजस्थान में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? आपके 2 राज्यों से राजस्थान से अब कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ये ध्यान रखना। कौन से 2 जिले हैं उसकी चर्चा करेंगे हमें। ठीक है, आगे अभी करने वाले हैं। तो कर्क रेखा आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो रात कैसी होती है? छोटी होती है। दिन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और कब पड़ती है लंबवत किरणें कर्क रेखा पर? तो 21 जून को पड़ती है। उसके बाद में मकर रेखा क्या होती है? तो ये थी कर्क रेखा थी, ध्यान रखना उत्तर में। उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? आपके मकर रेखा कहा जाता है। ध्यान रखना। क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, और मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती है? आपके 22 दिसंबर को पड़ती है। कब? 22 दिसंबर को पड़ती है। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को पड़ती है। और इस दिन रात बड़ी होती है। क्या होती है? रात बड़ी होती है। और दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दिन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और उस समय कौन सी ऋतु होती है? सर्दी होती है। क्या होती है? सर्दी होती है। कड़ाकेदार सर्दी होती है। और अब आपको तीनों समझ आ गए होंगे। और इसी को क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति भी कहा जाता है। और उसी को जो पीछे मैंने बताया था उसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। और 21 जून को ध्यान रखना, पीछे ध्यान रखना, कर्क रेखा वाले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कर्क रेखा, मकर रेखा आपको समझ में आ गई होगी। उतना बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये कर्क रेखा किसे कहा जाता है, मकर रेखा किसे कहा जाता है, सूर्य पर इसमें क्या पोजीशन है, ये सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब आती है आपके राजस्थान की पोजीशन। अब आती है आपकी राजस्थान की पोजीशन। उम्मीद करता हूँ कि कल आपने अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार अच्छे तरह से समझ लिया होगा। मेरी क्लास जिन्होंने मेरी क्लास वो नहीं देखी है, पहले आपको उस क्लास को देखना पड़ेगा, फिर ये आपको ये अक्षांश और देशांतर समझाएगा, वरना आपको ये देशांतर अक्षांश है समझ में नहीं आने वाला। सीधा रटना है तो आप रट सकती हो। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मुझे ये बताओ कि मैंने उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा? कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा। क्योंकि देखो ये भूमध्य रेखा से है, और भूमध्य रेखा और राजस्थान हमारा क्या है? उत्तर में है। क्या है? उत्तर गोलार्ध में है, न कि दक्षिण गोलार्ध में। इसी कारण मैंने वहां पर क्या लिखा? उत्तरी अक्षांश लिखा। क्योंकि भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है हमारा राजस्थान, ठीक है। और 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक हमारा राजस्थान क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। इस प्रकार क्या है? ये है तो संपूर्ण उत्तर में ना। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि 23 डिग्री 3 मिनट आपको ऑप्शन क्या देता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश, फिर दक्षिण अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, इस प्रकार देता है। लेकिन आपको दोनों में ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश ही होगा। और अब इनके बीच में अंतर कितना है? इनके बीच में अंतर कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब मुझे ये बताओ कि कुल कितने मिनट का अंतर है? कुल कितने मिनट का अंतर है? कितने घंटों का अंतर है? ये मुझे आपको कमेंट में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। आपको मुझे मिनट बताना है और घंटा बताना है, कितने मिनट और कितने घंटे का अंतर है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है कि राजस्थान के कुल अक्षांश के बीच का अंतर 60 डिग्री 9 मिनट है, ठीक है। आपको बताना है समय का कितना अंतर है, समय का कितना अंतर है ये आपको बता रहे हैं। उसके बाद में आपका राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और इनके बीच का अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसका भी आपको मुझे समय बताना है। क्या समय बताना है कि इसके बीच का समय कितना है, बीच का समय कितना है, इसका बताना है, दोनों का समय बताना है, ठीक है। तो
आपको इसमें तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी ना। अब तो आप इसको अगर एक बार रट्टा मार लेते हो तो भी आपको समझा, क्योंकि आपने समझ आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने कल अगर आपने वो कल वाली क्लास देखे तो ही आपको ये समझ आया होगा, वरना आपको ये समझ नहीं आने वाला है। तो राजस्थान का ये तो आपको नॉर्मली बस याद ही करना है कि 29 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, कुल अंतर कितना 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में कर्क रेखा। अब राजस्थान में कर्क रेखा की क्या स्थिति है इसकी चर्चा हम करते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे खाली पेज लेना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर आपका 69 डिग्री 30 मिनट आ गया ना, यहाँ पर आपका आ गया 69 डिग्री, पहले ये समझो 69 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पर आ गया आपका 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, तो आपको पूछे पूरा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है, आपका जैसलमेर से गुजरता है, और पूरा 78 डिग्री आपको कहाँ से गुजरता है, आपका धौलपुर से गुजरता है। लेकिन आपको ये पूछे कि 78 डिग्री 17 मिनट कहाँ से गुजरता है पूरा, तो वो आपका गुजरता है धौलपुर के सिलाना गांव से। और आपको पूछे 69 डिग्री 30 मिनट आपका कहाँ से गुजरता है, तो वो गुजरता है आपका कटरा जैसलमेर से। कहाँ से? कटरा जैसलमेर से गुजरता है। और आपका पूछे 70 डिग्री पूरा कहाँ से गुजरता है, पूर्वी देशांतर से। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ राजस्थान के किस जिले में है, तो जैसलमेर से होकर गुजरती है। ठीक है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है या गुजरता है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको गुजरता है जैसलमेर से। और आपको पूछे 69 डिग्री 30 मिनट कहाँ से गुजरता है, तो जैसलमेर के कटरा क्षेत्र में। और आपको पूछे 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के कहाँ से गुजरता है, धौलपुर से। और 78 डिग्री 17 मिनट वो आपके धौलपुर का एक सलाना गांव है, वहाँ से गुजरता है। पूरा 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर से नहीं गुजरता है, ध्यान रखना देशांतर रेखा वो सिर्फ 78 डिग्री ही धौलपुर से गुजरती है, और 78 डिग्री 17 मिनट आपके सिलाना गांव से गुजरता है, जो आपके धौलपुर में स्थित है। उसके बाद में राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा से लेकर 40 डिग्री तक आपकी जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी जलवायु, उपोष्ण जलवायु। इसी का राजस्थान का लगभग क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, आपका उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाली, भीत से होकर गुजरने वाली, आपको पूछे कि भीत से होकर गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा कौन सी है, तो ध्यान रखना 27 डिग्री है। कौन सी? 27 डिग्री है। 27 डिग्री अक्षांशीय रेखा भारत के बीच से गुजरती है, बिल्कुल राजस्थान के बीच से गुजरने वाली रेखा। ठीक है, 90 डिग्री पर पूरी गुजरने वाली रेखा कौन सी है, आपकी अक्षांशीय रेखा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में आपका आज का लास्ट पूरा आपका ग्लोबल स्थिति विस्तार पूरा का पूरा चर्चा कर दिया मैंने। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि जो आपका बच जाए। संपूर्ण मैंने इसके अंदर आपका पूरा मैंने इसके अंदर आपका चर्चा में ले लिया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके नहीं बचा। हाँ, एक जरूर बचा है कि जिलेवार मैंने आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार नहीं बताया, लेकिन आपको उसको एक बार, क्योंकि बीएसटीसी का जो लेवल है उस लेवल के आधार पर मैंने बताया है, और लेकिन उससे भी गहरा भी बताया है। ठीक है, उससे भी गहरा बताया है। आरएस तक मैंने ये पूरा सिलेबस ले लिया है। ठीक है, यानी कि अगर एसआई का बच्चा पढ़े, एसआई का मेरा कोई भाई पढ़े, या कोई पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करे, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, सिर्फ बीएसटीसी के लिए नहीं है। बीएसटीसी के अंदर आपको कोई टीचर करवाता है 100 में 100% आपको सीधा राजस्थान का करवाएगा, ना आपको कोई अक्षांशीय विस्तार बताएगा, ना आपको कोई देशांतर विस्तार बताएगा। बस आपको बताएगा कि हाँ ये अक्षांशीय विस्तार है, इसका ये सीधे बता देगा राजस्थान कितना है, इतना है, ये इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, बस कंप्लीट। लेकिन मैंने इसका पूरा विवरण बताया है। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आपका कौन सा जिला स्थित है, पहले आपको ये ध्यान रखना बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा में भी कौन सा जिला स्थित है, आपका क्षेत्र स्थित है बोरकुंड। कौन सा? बोरकुंड क्षेत्र। आपको पूछे कि सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित गांव कौन सा है, यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है राजस्थान का, ये आपका राजस्थान। ठीक है, जैसे भी है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ढंग से नहीं बनाया, इस प्रकार है। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर स्क्रीन पर बन नहीं रहा है ढंग से। ठीक है, तो आपको पूछे यहाँ पर आपका दक्षिण अक्षांश, यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको पूछे तो कौन सा है, आपका बोरकुंड बांसवाड़ा है। ठीक है, जो आपके कितने डिग्री पर स्थित है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, और आपको पूछे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, आपका
कोणागांव श्री गंगानगर है। कौन सा? कोणागांव श्री गंगानगर है, जो कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। और आपको पूछे राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है? तो आपको ध्यान रखना 869 किलोमीटर। और आपको पूछे कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो आपको ध्यान रखना 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देता हूँ, आराम से बताता हूँ। ठीक है। कुछ जगह आपको समझ भी नहीं आया होगा, मुझे पता है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा ना भी। आपको पूछे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बोरकुंड। बोरकुंड में भी कौन सा जिले के अंतर्गत आता है आपका बोरकुंड? तो बांसवाड़ा के अंतर्गत। और आपको पूछे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? श्री गंगानगर। और कौन से और क्षेत्र पूछ लिया आपको? तो कोणागांव। ठीक है। फिर आपको राजस्थान के पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछ लिया 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण पूछ लिया आपको 826 किलोमीटर। यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पूर्वोत्तम बिंदु पूछ रहे तो आपको ध्यान है सलाना काम। ठीक है। और आपको पश्चिमतम बिंदु पूछ ले तो आपको ध्यान रखना कटरा तहसील। ठीक है। कटरा तहसील। और गांव पूछे तो आपको सब गांव बता देना है। ठीक है। यहाँ से आपको कोई दिक्कत आ गया? उत्तरी दक्षिण पूर्व पश्चिम तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपका 30 डिग्री 12 मिनट आ जाता है, नीचे आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाता है। लंबाई मैंने बता दी, चौड़ाई मैंने बता दी। और अब आपकी अगली जो क्लास होगी वो होगी आपकी किसकी? कला संस्कृति की क्लास होगी। वो आपकी कल करवाई जाएगी, बहुत ही बेसिक से करवाया जाएगा। ठीक है। जिसमें आपका होगा वो लोग देवी देवता होंगे। ठीक है। लोग देवी देवता होंगे, वो भी ज़्यादा नहीं, बस बेसिक भी इंपॉर्टेंट पढ़ो। लोग देवता उसकी चर्चा करेंगे, पंचपीरों की चर्चा करेंगे। ठीक है। रामदेव जी है, गोगा जी है, क्योंकि हम सबसे पहले कोई भी अगर नाम लेते हैं तो भगवान के नाम से स्टार्ट करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी बेल आइकन को क्लिक करें। और आज हमारा पूरा ग्लोबल स्थिति विस्तार है कंप्लीट होके, इससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं